नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह। आप देख रहे हैं टीवी प्राइम। हम लोग हैं इस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर पे 15 जनपद। मेरे पीछे बाबा साहब की एक बड़ी सी प्रतिमा लगी हुई है और सोशल डेवलपमेंट के ऊपर, सोशल जस्टिस की फ़ाइट लड़ने वाले लोग मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं, जो लगातार बाबा साहब के मूवमेंट मिशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उसी में हमारे साथ हैं एसपी सिंह जी, जो ओबीसी समाज से आते हैं और ओबीसी समाज में विश्वकर्मा समाज से आते हैं और उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। और आपने देखा होगा हमारे चैनल में डिबेट्स वगैरह में आपने इनको देखा होगा, इनके हाजिर जवाबी सुनी होगी। आज रूबरू होते हैं सामने बात करते हुए। सबसे पहले आपका चैनल पर स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सर, आज जो आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कारण है और किस तैयारी के साथ आए हैं? देखिए, आज हम डॉक्टर अंबेडकर साहब की मूर्ति के नीचे खड़े हैं, इनके चरणों में खड़े हैं। और डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो भारत के लिए योगदान है, उन्होंने एक भारतीय संविधान की रचना की। आज जो उनका बताया हुआ मार्ग है, हम उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीय संविधान को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी भी भारतीय संविधान को हम पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाए हैं। और इसी की वजह से जो सामाजिक न्याय का जो उनका जो सपना था, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। मुझे याद है, मैं एक बात बताना चाहूँगा क्योंकि वो बात रह गई थी कि कुछ महीने पहले जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं बनी थी, नॉमिनेट नहीं हुई थी, उससे कम से 5-6 महीने हमारी इनसे बात हुई थी और इन्होंने कहा था इस देश में अब ज़रूरत है एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति की। और वो हमारे चैनल पर वो वीडियो अपलोडेड है और वो बड़ी सोच के साथ इन्होंने रखी। और देखिए, आज इस देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, जो आदिवासी समाज से आती हैं, जो इस बात के लिए कहलाई जाती है आदिवासी क्षेत्र में जहाँ से निकलने नहीं दिया जाता महिलाओं को, उनके हक अधिकारों को उनको लेने नहीं दिया जाता, उस क्षेत्र से निकलकर महिलाओं के हक अधिकारों की बात रखते हुए आज इस देश के सर्वोच्च पद पर पहुंची हैं। सबसे पहले सर, आपकी बात तो सच हो गई क्योंकि आपसे मेरी मुलाकात तकरीबन 7-8 महीने पहले हुई थी और उस समय आपने कहा था इस देश की राष्ट्रपति आदिवासी बननी चाहिए। देखिए, मैं आपके चैनल को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपके द्वारा ये आवाज़ पहुंची, राजनीतिक हलकों में पहुंची और जो देश के नीति नियंता हैं, उन्होंने इस बात को समझा कि आदिवासी इस देश का राष्ट्रपति होना चाहिए। मैंने तो ये कहा था कि देश का जो 4 बड़े पद हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, इन 4 पदों में से कम 2 तो महिला होनी चाहिए। और आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ये इन कम से कम ये लोग होने चाहिए, ताकि जो पीड़ा झेल चुका हो, जिसने पीड़ा सहन की हो, जिसने अत्याचार सहन किया हो, जिसने अन्याय सहन किया हो, जिसने अलगाव सहन किया हो, उस व्यक्ति के यदि हाथ में आज कमान आती है तो वो देश को बखूबी चला सकता है और वो देश के उन हिस्सों को ऊपर उठाने में अपना पूरा योगदान दे सकता है जो कि त्रस्त है, जो एक दूसरे से मतलब एक अलगाववादी पीड़ा को झेल रहा है। और मैं बधाई देता हूँ आपके चैनल को कि कम से कम राष्ट्रपति की बात तो मानी गई। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर एक और चीज़ आगाह करा देना चाहता हूँ कि आदिवासी यदि आपने राष्ट्रपति बनाया है तो उनके माध्यम से आदिवासियों की पीड़ा सामने आनी चाहिए, उनका उन्मूलन होना चाहिए, उनका समाधान होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने आदिवासी कहने को आदिवासी बना दिया, लेकिन उसका शुद्धिकरण करके यदि आप वहाँ ले जाना चाहते हैं और बड़े उसमें प्रवेश कराना चाहते हैं दूसरे तरीके से और आदिवासी शब्द को ही आप हटा देना चाहते हैं, तो इसके पीछे हमारी भावना ये नहीं थी कि आप जो है केवल आदिवासी मात्र एक शब्द रखें। हमारा कहना ये था कि आदिवासी समुदाय के मर्म को समझते हुए उसे उसी सम्मान की आवश्यकता है जो कि दूसरे समाज के सम्मान को आवश्यकता है। अच्छा सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही कि इस देश का जो संविधान है पूर्णतः लागू नहीं हुआ, ऐसा क्यों लगता है? देखिए, हमें ऐसा लगता है कि जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, शासन में लंबित है। जस्टिस राघवेंद्र आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी, शासन में लंबित है। रोहिणी आयोग का गठन हुआ, उस पर कई बार अध्ययन हो चुका है, सब लंबित है। जब यदि रिपोर्ट ही लंबित है सामाजिक न्याय समिति की, और तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय का हमारा जो काम जो पहले डॉक्टर साहब ने देखा था सपना अंत्योदय का, सबको नीचे से गरीब व्यक्ति को, त्याज से त्याज व्यक्ति को ऊपर बैठने का, समान अधिकार प्राप्त करने का, यदि रिपोर्ट ही लागू नहीं होंगी तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि आज लागू हो चुका है संविधान पूरी तरीके से भारतीय?
जी, और भी साथी उनसे भी बात करें। सर थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आज के जो मूवमेंट की आप चलाने की बात करें, वो क्या मूवमेंट है? किस विचारधारा को आप लेके चलना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि इस जनता के लिए होना चाहिए? सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया। मैं अशोक शर्मा, सर्वोच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता हूँ और वहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ। दिल्ली के डिफरेंट न्यायालयों में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अभी हमसे पहले जो हमारे गार्जियन बात कर रहे थे सामाजिक न्याय की, मेरा मानना यह है कि सामाजिक न्याय तब तक नहीं हो सकता जब तक हम समाज के जो सबसे नीचे तबके का वर्ग है उसके तक हम अपनी सुविधाएं ना पहुंचाएं। लेकिन आज इस गवर्नमेंट में ये बातें नहीं करी जा रही है, सिर्फ ये बातें करी जा रही है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है कि आदिवासी को कोई चीज़ नहीं पहुंच पा रहा है तो सिर्फ उस व्यक्ति का नाम आदिवासी रख करके और वहाँ पे पहुँचा दिया। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारे आज देश के महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जब शपथ लेने गई तो उनको शुद्धिकरण कराया गया। ये कहाँ का न्याय है? अगर हम एक चुनते हैं आदिवासी व्यक्ति को देश के सर्वोच्च पद पर और उनको शुद्धिकरण करा करके शपथ दिलाई जाती है, इसका मतलब कि आपके मन में खोट है, आपके दिल में खोट है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक जो सबसे गरीब गुरबा है, जिसको कि बिल्कुल ही समाज से वंचित है, उसके तक पहुँचे। और हम ये भी सभी जो भी एजुकेटेड पर्सन है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि आप अगर एजुकेटेड हैं तो आप अपने आसपास, अपने परिवार, अपने जो भी जो पड़ोसी हैं, जो गांव के लोग हैं, उनमें जो भी वंचित शोषित लोग हैं उनको उनका हाथ पकड़ करके आगे ले चलने की कोशिश कीजिए, उनको एजुकेट कीजिए, उनको शिक्षित कीजिए, तभी हमारे आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सपना साकार होगा। जी सर, आप कुछ कह रहे थे गुजरात मॉडल और तमिलनाडु मॉडल को लेके। सबसे पहले अपना नाम बताइए, फिर इस मॉडल के बारे में थोड़ा सा खुलासा कीजिए ताकि दर्शकों को पता लगे मॉडल है क्या। सर, मैं आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हाल में उपस्थित हूं, जहां हमारे पीछे बाबा साहब की बहुत भव्य प्रतिमा लगी हुई है। भारतीय संविधान के निर्माता हैं। मैं जीके शर्मा, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ से रहने वाला सामाजिक कार्यकर्ता हूं और हमारे बाईं तरफ लगा हुआ है मैं भारत हूं। तो वाकई आज हमें एहसास हो रहा है कि मैं भारत हूं लेकिन हूं नहीं। ये भारतीय संविधान में जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था में कहीं खाई है। जैसे अभी हमारे तमाम पीछे वक्ताओं ने बताया कि शुद्धिकरण होता है, ये करण होता है, वो करण होता है, लेकिन ये महापुरुष हमारे बाबा साहब ने इस देश में नीचे ऊंची की खाई को पाटने के लिए, सबको समान अधिकार लाने के लिए तमाम अनुच्छेद बनाए। सारे अनुच्छेद को उन्होंने लागू किया, लेकिन पिछड़ी जातियों का अनुच्छेद 340 रह गया, वह आज भी अधूरा है। तो ये हम लोगों को लगा कि हम मोस्ट बैकवर्ड के लोग सबकी सरकारें बनाते चले आ रहे हैं। देश आज़ाद होने के बाद जिसकी तरफ जाते हैं उसकी सरकार बनती है। तो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारे लोगों की जो पीड़ा है उसको कौन निभाएगा? लेकिन सबसे ज़्यादा मंत्री तो अगर देखे जाए तो ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग से ही आते हैं अभिकरण। कोई मतलब ही नहीं है सर। जो डाटा हमारा जो है इस अथवा अनुच्छेद 340 के तहत, जैसे 330 में 131 सांसद हैं, उस आधार पर हमारे 265 सांसद होने चाहिए संसद में, तब जाके वो ऊंची नीच की खाई पटेगी। और मॉडल गुजरात की जहाँ तक बात आई तो हमारे जो पहले फर्स्ट चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं उससे पहले कहा गया कि हम गुजरात मॉडल बनाएंगे। लेकिन हमारी भारत की जनता देख चुकी है, ऊब चुकी है इस व्यवस्था से कि अब गुजरात मॉडल तो हम लोग देख लिया, लेकिन अब जो वंचित समाज रह गया वह समाज ये चिल्ला रहा, पूरा भारत की जनता चिल्ला रही है कि अब की हम दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनाएंगे ताकि हम तमिलनाडु मॉडल यहाँ बनाकर दिखाएंगे देश में कि यह तमिलनाडु मॉडल है। ये तमिलनाडु मॉडल क्या है थोड़ा सा? यह वहाँ के सीएम साहब ने जो ऊंच नीच की खाई है उसको समाप्त किया, मंदिरों में गैर ब्राह्मणों को बिठाने का काम किया, और उन्होंने जो कदम उठाया है पिछड़ी जातियों को जो आरक्षण समाप्त किया जा रहा था नीट की परीक्षाओं में, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर उसका बहाल कराया है। तो इससे यह भारत की जनता को एहसास हुआ कि हमारा कोई अगर पक्षधर होगा, हमारा कोई हितैषी होगा, बाबा साहब के सपने को कोई साकार करेगा तो वह एम.के. स्टालिन होगा, जो 2024 में जिसे हम प्रधानमंत्री बना पाएंगे। इसके लिए हम पूरे सामाजिक कार्यकर्ता तमाम संगठनों के साथ जुड़े हुए लोग यह आवाज़ दे रहे हैं कि 2024 हमारा जो है एम.के. स्टालिन भारत के प्रधानमंत्री। सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पार्टी के भी कार्यकर्ता उसके स्टालिन? जब उनकी आवाज़ गई सामाजिक कार्यकर्ताओं की, जो फाउंडेशन होता है वो सामाजिक कार्यकर्ताओं का होता है। नहीं, मैंने आपके बारे में पूछा है कि आप कहीं स्टालिन की पार्टी से तो नहीं है? नहीं सर, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं सिर्फ भारत हूँ।
मैं भारत का नागरिक हूं, मैं भारत हूं। जो भारत की व्यवस्थाएं हैं, अर्थव्यवस्थाएं जो छिन्न भिन्न हो रही हैं, जो बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जाति जनगणना नहीं हो रही है, तमाम अनुच्छेद जो है लगाकर समिति की रिपोर्ट सब सारी चीजें रखी गई दबाकर, ये कब होगा? क्या थाली पीटने से कोरोना भाग गया हमारा? तो ऐसी स्थिति में हमारा देश कहां खड़ा है? तो इसके लिए सबकी निगाहें आई और इसको देखते हुए एम के स्टालिन ने 26 जनवरी 2022 को ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया और उसमें सारे राजनीतिक पार्टियां ने भाग ली है, जिससे यह दिखता है सामाजिक कार्यकर्ताओं को कि आने वाला दिन हमारा होगा। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बाबा साहब के आज हम इंटरनेशनल सेंटर में आए हैं तो लोगों की आवाज़ को सुने, सिर्फ हम अपनी आवाज़ ना सुनाएं या नेताओं की आवाज़ ना सुनाएं, ज़मीन पर लोग क्या चाहते हैं उनकी आवाज़ को आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। जी सर, सबसे पहले नाम बताएं। एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय आंदोलन केटी के नाम से, कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से, मैं आज ऐतिहासिक जगह बाबा साहब का जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इंटरनेशनल हॉल के कैंपस में मैं उनके सामने, उनकी मूर्ति के सामने, उनकी प्रतिमा के सामने मैं तमाम बुद्धिजीवी से सवाल करना चाहता हूं कि बाबा साहब की वो कौन सी मजबूरियां थी जिसके वजह से आर्टिकल 340 लिखा गया, उसकी डिफिनेशन नहीं हो पाई। बाबा साहब की कौन सी मजबूरियां रही, वो आज तक हमारे पूरे SC/ST के लोग या तमाम विद्वान के लोग अभी तक उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। जबकि बाबा साहब 2 साल 11 महीना 18 दिन में जो संविधान रचने का काम किए, तो आर्टिकल के रूप में 15% शेड्यूल कास्ट, 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए उन्होंने आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में जाने का रास्ता परिभाषित कर दिए। आर्टिकल 320 के 30 के तहत विधानसभा में जाने का रास्ता परिभाषित कर दिए और IAS, IPS, IRS में जो जाने के लिए आर्टिकल 320 के तहत परिभाषित किए। आर्टिकल 323 के तहत हर राज्यों में डिप्टी कलेक्टर, BDO, CO बनने के लिए वो परिभाषित किए और 312A, 312B न्यायपालिका में जजेस के रूप में जाने का रास्ता किए। 15(4) और 16(4) में एक तरफ भर्ती की मामला है और वहाँ पूर्ति नहीं होती है तो 16(4) के तहत उसमें प्रमोटेड करके दिया जाएगा। बल्कि आर्टिकल 340 हम लोग डिप्रेस क्लास के लोग हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं, हमारे लिए आर्टिकल 340 जो लिखा गया है वो आज तक 545 में 131 सांसद पहुँच कर जब पार्लियामेंट में गए हैं तो 1952 से लेकर आज 2022 तक ये सवाल पर क्यों नहीं पार्लियामेंट में सवाल किए। 4120 असेंबली के क्षेत्र है जिसमें 1178 SC/ST के लोग पहुँचते हैं, बल्कि इस सवाल पर डिफिनेशन के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाए। मैं इसीलिए आज बाबा साहब की मूर्ति प्रतिमा के सामने उनके हॉल में ये मैं सवाल कर रहा हूँ लोगों से कि ये कौन पूरा करेगा। इसीलिए इस सोशल जस्टिस, द्रविड़ आंदोलन, सामाजिक न्याय की मूवमेंट तमिलनाडु में, चूँकि 1921 में सोशल जस्टिस की पार्टी ने ही रिजर्वेशन की बुनियाद डाली थी और 1917 में साउथ बोरो कमीशन गठित हुई थी। वो डिप्रेस क्लास के लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी में HRO स्टार्टेड की कमेटी बनी थी। उन्होंने डिप्रेस क्लास की डिप्रेशन और विकास की रास्ते के लिए उन्होंने अपनी ओपिनियन दिया था। तब 1930 और 31 में जाति आधारित जनगणना हुई थी और बिहार पटना के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे 1917 से लेकर 1928 तक। TFD मिलर साहब ने डिप्रेस क्लास, दबे कुचले कमजोर तबके के लिए उन्होंने सवाल उठाया था विकास के लिए। फिर भी बाबा साहब जब 1930, 1931, 1932 में लंदन में जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने कौन सी कारण थी कि उन्होंने भाषा को बदलकर अनटचेबल सवाल पर ब्रिटिश हुकूमत से अवार्ड के रूप में लाए और 1935 में कानून बन गई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, यानी जाति की सूची, ट्राइबल की सूची। और जब उनको मौका मिला 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान रचने के लिए, तो उनके लिए 340 लिखकर छोड़ दिया गया और आज 340 का पूरे भारत में कोई रहनुमा नहीं है कि इसको परिभाषित किया जाए, किस रूप में
आप उनको विधानसभा में भेजेंगे, किस रूप में IAS IPS भेजेंगे और किस रूप में अफसर के रूप में जाएंगे, वो कौन सी आर्टिकल होगी? नहीं, इसमें आपने दो चीज़ें कहीं, दोनों सवाल मेरे होंगे। क्योंकि पहला सवाल आपने ये जो उठा रहे हैं, क्योंकि उस पे बाबा साहब खुद अम्बेडकर ये कहते हैं कि अगर मैं संविधान कितना अच्छा बना दूं, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अच्छा नहीं बन सकता। तो आपका जो पहला प्रश्न है उसमें ये सवाल उठ जाता है। दूसरा प्रश्न ये आता है जब हम बात करते हैं जो OBC के 27% के आसपास के आरक्षण की जो बात आती है, जिसे बाद में मिला, तो लाहौर अधिवेशन में तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं हैं, हम इस आरक्षण में नहीं आएंगे, हम नीचे तबके के लोग नहीं हैं। लाहौर अधिवेशन की बात बता रहा हूँ मैं। लाहौर के अलावा कौन सी कारण थी? 1931 से पहले लाहौर अधिवेशन हुआ है। नहीं, वो सुनिए, वो 1926 जनवरी 50 को संविधान लागू होता है। उसी पीरियड में तमिलनाडु से 4 महानायक तो दिल्ली पर आते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। वो 4 लोग के ही संघर्ष पर पहला 50 में कौन सी सवाल पर संविधान संशोधन हुआ भाई? ये सवाल के जवाब दे। इसीलिए हम लोग तमिलनाडु मॉडल को लाना चाह रहे हैं, ताकि तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन, सोशल मूवमेंट, सामाजिक न्याय की लड़ाई और उन्होंने रूपरेखा दिया। उत्तर भारत में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय के रूप में वहाँ डिप्रेस क्लास, दबे कुचले कमजोर को एक फार्मूला दिया, कर्पूरी फार्मूला। तमिलनाडु में एम करुणानिधि फार्मूला। वो मॉडल केंद्र में लागू हो जाएगा तो हमारे डिप्रेस, दबे कुचले को कानूनन हक मिल जाएगा। और इसीलिए 2024 के PM के रूप में सोशल जस्टिस करने वाले स्टालिन के विश्वास करके हम लोग PM का सपना देख रहे हैं। और तमाम हिंदी पट्टी में, नॉर्थ इंडिया में हम तमाम जगह जाकर अपने लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान। और भी लोगों से बात करें। सर, नाम बताइए सबसे पहले, और आज के आंदोलन में आने का मुख्य कारण क्या रहा? मुख्य कारण यही रहा कि जैसे हमारी देश की स्थिति जो है बद से बदतर होते जा रही है, और हमारे जो यहाँ का शासक प्रशासक बने बैठे हैं वो किसी तरह से जैसे दिश डाइट कर करके हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से इस देश पर काबिज हुए, वो देख करके अब नहीं लगता है कि देश चलाने की इनकी बुत्ते की बात है। क्योंकि इन्होंने जिस तरह से लोगों को ठगने का काम किया, गरीब गुरुआ, जबकि हमारा देश भारत देश यहाँ आर्थिक स्थिति से कमज़ोर वर्गों की आती है। यहाँ की रीढ़ जो है वो गरीब गुरुआ, मजदूर, मजलूम लोगों की भारत देश है। और इस पर जो है से बीजेपी ने बहुत बड़ी जो है से शब्दों की खेल करके लोगों को मोनोपोली के मोटिवेट करके और इस तरह से इस कदर से हावी कर लिए देश की कि आज देश की आप देख लो क्या दुर्दशा हो रही है। हमारी ज़रूरत आवश्यकता पड़ती है पूर्वजों की ज़मीन जायदाद बेचने या बीवी की गहना धरने की, तो कहाँ धरते हैं? बेटा को पढ़ाने में, बेटी को पढ़ाने में, शादी ब्याह में, कर्ज में। आज बताइए तो हमारी देश की ये दुर्दशा कि ये भीमराव की धरती है, पेरियार की धरती है, जैसे बाबा साहब फूले, महात्मा, एक से एक दिग्गज लोग यहाँ आए और सब लोग चले गए। लेकिन ये हमारे मोदी जी की सरकार यहाँ जब से आई है, रेल, बेल, सेल, तेल, इलेक्ट्रिकल से लेकर गैस से लेकर के सारी चीज़ों को इन्होंने बेचने का काम किया। और ये सब देख करके हम साधारण जनता थे, लेकिन अब हमारी इनकी सरकार को अथी देख करके अब हमारी मेंटलिटी अथी से बाहर हो रही है। अब लग रहा है कि नहीं, इस सरकार को जितनी जल्दी हो, हम लोग को जितना कुर्बानियाँ देना पड़े, मेहनत करना पड़े, इनको हटाने के लिए वो हम करेंगे। समाज में जब लोगों के पास जाते हैं, हर व्यक्ति के पास समस्याएं बदल जाती हैं, लेकिन हर व्यक्ति समस्याओं से त्रस्त है। इस बात को समझना होगा, इस देश की इस समय स्थिति बहुत नाजुक स्थिति में, एक बदलाव के दौर में, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही बदलाव की तरफ हम लोग हैं, एक विश्वगुरु की तरफ हम लोग हैं, वहीं पे ज़मीन की जो जनता है वो नाराज़ है, त्रस्त है, परेशान है, और वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे हंगामा भी करती है और शांतिपूर्वक आंदोलन भी करती है। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं सरदार बलविंदर सिंह, TV प्राइम चैनल से, धन्यवाद।